आज हम 10वीं के हिंदी ब पाठ्यक्रम में सम्मिलित रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण विषय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसे अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और यह माध्यम वह अनेक प्रकार से चुनता है, चाहे वह सांकेतिक हो, मौखिक हो या लिखित हो। मनुष्य और पशु पक्षी सभी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। जो भी सजीव प्राणी हैं, सभी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, विभिन्न माध्यमों का सहारा लेते हैं। जैसे पशु पक्षी अपनी भाषा, अपनी बोली में अपने विचार प्रकट करते हैं, चाहे वो अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं या कोलाहल, पक्षियों का कोलाहल भी उनका एक विचार प्रकट करने का माध्यम है, परंतु इसे हम भाषा नहीं कह सकते। ये उनके लिए बोली कहलाएगी। भाषा द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक सही और सार्थक माध्यम द्वारा प्रकट करते हैं। आइए, भाषा में शब्दों और वाक्यों का समावेश है, जिससे कि भाषा का निर्माण हो रहा है। अब वाक्य किसे कहते हैं? शब्द और पद पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे पद कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य निश्चित क्रम में पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप वाक्य कहलाता है। निश्चित क्रम में अर्थात एक परफेक्ट सीक्वेंस में चल रहे हैं, पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप। पद क्या है? शब्द ही जब वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हैं तो पद कहलाएंगे। तो एक निश्चित क्रम में, एक सीक्वेंस में पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप वाक्य कहलाता है। वो व्यवस्थित स्वरूप है, आगे पीछे करने पर उनका अर्थ बदल जाएगा। तो एक व्यवस्थित रूप, एक निश्चित क्रम उसके लिए आवश्यक है और यही सार्थक रूप प्रदान करने वाला, जिसका सही अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे तुम जाओ या संगीता पढ़ रही है। इस वाक्य में दो पद प्रयुक्त हुए हैं, तुम और जाओ। संगीता पढ़ रही है, यहाँ चार पद प्रयुक्त हुए हैं, संगीता पढ़ रही है। अगला देखिए, नहीं या धन्यवाद। इस प्रकार हमने जाना कि एक पद के भी वाक्य हो सकते हैं और अनेक पद के भी। नहीं कहने पर भी हम कई बार अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, अपनी बात को कहने में समर्थ होते हैं। धन्यवाद कहकर भी हम अपने बात को पूर्ण रूप से सही प्रकट करते हैं, सार्थक सिद्ध करते हैं। लेकिन इस प्रकार एक पद का भी वाक्य हो सकता है और अनेक पद का भी। अब वाक्य के गुण क्या हैं? वाक्य के गुणों में हम देखते हैं कि वाक्य अर्थवान होना चाहिए। वो एक सही अर्थ को प्रकट करते हुए हो, अर्थवान वाक्य होना चाहिए, जिसको पढ़ने पर, जिसको सुनने पर हमें एक सही बात का पता चले, उसका अर्थ समझ में आए। नियमानुसार होना चाहिए। किस प्रकार के नियमों की आवश्यकता है वाक्य निर्माण करने में? वाक्य व्याकरण की इकाइयों में बंधे हुए होते हैं, व्याकरण के नियमों में बंधे हुए होते हैं। तो किस प्रकार के नियमों की आवश्यकता है यहाँ? व्याकरण के नियमों की। व्याकरण के नियमों की यहाँ आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? यदि वाक्य इस प्रकार का हो, हम कहें राम फल खाती है, तो इसमें पदों का समावेश तो हमने कर लिया, लेकिन ये व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि राम एक पुल्लिंग शब्द है। राम फल खाती है, यहाँ पर हम क्रिया के साथ स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एक अशुद्ध वाक्य है। इसलिए ये आवश्यक है कि वाक्य किस प्रकार का हो? व्याकरण के नियमों के अनुसार उसका प्रयोग किया गया हो। अगला देखिए, अगला गुण है पूर्णता। वाक्य पूर्ण होना चाहिए। अपनी बात को कहने में
समर्थ होना चाहिए, एक पूर्णता प्रदान करनी चाहिए वाक्य के अनुसार। भावाभिव्यक्ति में सक्षम, अगला बिंदु है इसका, भावाभिव्यक्ति में यानी अपने भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करने में, उसे बताने में वो सक्षम होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। वाक्य पढ़ने पर सही अर्थ प्रदान हो और हम अपने भावों और विचारों को सुनने में और समझने में, दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम हो। इस प्रकार ये वाक्य के गुण हैं कि वह अर्थवान होना चाहिए, नियमों के अनुसार होना चाहिए, पूर्णता प्रदान करने वाला हो और भावाभिव्यक्ति में सक्षम हो। तो इस प्रकार ये वाक्य के गुण हैं। अब देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो वाक्य के ये दो अंग उद्देश्य और विधेय किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए अर्थात कर्ता, जो कर्ता है वो, और उस कर्ता के लिए प्रयुक्त विशेषण भी इसी के अंतर्गत आएंगे। कर्ता के लिए जो विशेषण हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आएंगे। फिर विधेय, उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय के अंतर्गत आएगा। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं इस वाक्य को, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे, कर्ता कौन हुआ यहाँ पर? बच्चे, और इसके साथ शब्द प्रयुक्त हुआ है कुछ। तो कुछ बच्चे, ये बच्चों की विशेषता बताई जा रही है कि कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पर उद्देश्य है और पार्क में खेल रहे हैं ये विधेय है। इसी प्रकार अगला वाक्य देखिए, रात को आने वाली गाड़ी सुबह तक नहीं पहुंची। यहां पर कर्ता है गाड़ी और इसकी विशेषता क्या है कि ये रात को आने वाली थी। रात को आने वाली गाड़ी, ये पूरा हमारा उद्देश्य हो गया। रात को आने वाली गाड़ी उद्देश्य, और सुबह तक नहीं पहुंची ये भाग है विधेय। अगला वाक्य, उसके चाचा जी अपने कमरे में किताब पढ़ रहे हैं। अब यहां पर कर्ता कौन है? चाचा जी। उसके, उनके साथ प्रयुक्त हुआ शब्द है। इसके आधार पर उसके चाचा जी यहाँ पर उद्देश्य है और चाचा जी के विषय में अन्य बात यहाँ क्या बताई गई है कि वो अपने कमरे में किताब पढ़ रहे हैं। इस प्रकार अपने कमरे में किताब पढ़ रहे हैं यहाँ प्रयुक्त विधेय है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि वाक्य क्या है, निश्चित क्रम में पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप वाक्य है। ये एक पद का भी हो सकता है और अनेक पदों का भी हो सकता है। इसके गुण ये आवश्यक हैं कि वह अर्थवान हो, नियमानुसार हो, पूर्णता लिए हुए हो और भावाभिव्यक्ति में सक्षम हो। वाक्य के दो अंग उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कहा जाए अर्थात जो कर्ता है, और उस कर्ता के लिए प्रयुक्त विशेषण भी इस उद्देश्य के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। फिर है विधेय। विधेय उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, वाक्य में जो उद्देश्य के अतिरिक्त जो कुछ उस कर्ता के विषय में बात हो रही है वो विधेय के अंतर्गत आएगी। अब हम जानते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य 3 प्रकार के हैं। रचना के आधार पर, रचना यानी बनावट के आधार पर कैसे हम वाक्यों का निर्माण कर रहे हैं, इस आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। पहला है सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, दूसरा है संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा है मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल वाक्य की। सरल जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि एकदम सीधा साधा सरल होगा, सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में
एक ही क्रिया होती है। क्या पहचान है इसकी कि एक क्रिया होगी इसमें। उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय माना जाता है, लेकिन सरल वाक्य में कर्ता या उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं, कि एक उद्देश्य भी हो सकता है और एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। उद्देश्य अर्थात कर्ता कि एक उद्देश्य भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो एक क्रिया होगी और उद्देश्य एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, परंतु विधेय और क्रिया एक ही होगी। उद्देश्य एक या एक से अधिक हो सकता है, क्रिया एक ही रहेगी। तो इस आधार पर ये सरल वाक्य की पहचान है। आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे बस रुकी, यहाँ पर एक उद्देश्य है बस और एक ही क्रिया है रुकी, तो ये उद्देश्य है और ये इसका विधेय है। इंदु को पुस्तकें दो, यहाँ इंदु, इंदु इसका उद्देश्य है इंदु को, और पुस्तकें दो विधेय। माता जी ने नीतू को साड़ी दी, निखिल हंसता है, मोहन और सुरेश ने चोर को पीटा। अब इस वाक्य में अंतर है। ऊपर हमने देखा कि एक ही उद्देश्य हमारा है, वहां बस, इंदु, माताजी और निखिल एक ही उद्देश्य है, लेकिन यहाँ पर अंतर है कि मोहन और सुरेश ने चोर को पीटा। यहाँ उद्देश्य एक से अधिक प्रयुक्त हो रहे हैं, कर्ता एक से अधिक प्रयुक्त हो रहे हैं, मोहन और सुरेश, लेकिन क्रिया एक ही संपन्न हो रही है कि चोर को पीटा। पीटना क्रिया है यहाँ पर, और उन्होंने चोर को पीटा, दोनों ने मिलकर काम एक ही किया है। यही इस सरल वाक्य की पहचान है कि उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु क्रिया एक ही रहेगी, एक ही क्रिया होगी, तो वहां पर सरल वाक्य होगा। आइए देखते हैं कि इसमें कर्ता और क्रिया के अलावा कर्म तथा उनके पूरक भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। अब सिर्फ यह नहीं और एक कर्ता हो गया या कर्ता एक से अधिक हो गए तो सिर्फ वही वाक्य रहेगा, उसमें उसके पूरक भी सम्मिलित किए जा सकते हैं, कर्म को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अब कर्म क्या है? क्रिया के साथ यदि हम क्या लगाकर प्रश्न करें तो जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वह उसका कर्म होता है। इसमें कर्ता और क्रिया के अलावा कर्म और उनके पूरक भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। जैसे सार्थक पढ़ा, यहाँ सार्थक कर्ता है और पढ़ा क्रिया है। सार्थक पढ़ रहा है, यहाँ सार्थक कर्ता है, फिर पढ़ रहा है, ये क्रिया और उसका विस्तार हो रहा है, क्रिया एक्सपेंड हो रही है, फैल रही है, उसका विस्तार हो रहा है। फिर पड़ोस में रहने वाला सार्थक पढ़ रहा है। अब यहाँ सार्थक कर्ता है, पड़ोस में रहने वाला उस कर्ता के ही विषय में कहा गया है, उद्देश्य के अंतर्गत ही है, लेकिन ये इसका विस्तार कर रहा है, ये कर्ता का विस्तार कर रहा है, विस्तृत रूप में फैला रहा है। पढ़ रहा है, यहाँ फिर क्रिया है और ये क्रिया का विस्तार हो रहा है। सार्थक ने पुस्तक पढ़ी, सार्थक कर्ता है और उसने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक यहाँ पर कर्म है और पढ़ी क्रिया है। सार्थक ने मित्र को पुस्तक दी, कर्ता, फिर मित्र को कर्म और पुस्तक कर्म है, यहाँ दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं, और दी क्रिया है। इस प्रकार आपने देखा कि जहाँ कर्ता एक से अधिक हो परंतु क्रिया एक ही हो, ऐसा वाक्य सरल वाक्य कहलाएगा। और इसके अलावा इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म के पूरक भी सम्मिलित हो सकते हैं, उसको विस्तार देने वाले भी सम्मिलित हो सकते हैं। ये सरल वाक्य की पहचान है। रचना के आधार पर दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब योजक क्या है? योजक समुच्चय बोधक को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं।
ये कंजंक्शन वर्ड्स यहाँ इस्तेमाल होंगे, इन शब्दों द्वारा जुड़ा होगा, योजक शब्दों द्वारा। तो योजक द्वारा जुड़े होने पर भी प्रत्येक वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी होगा। यानी योजक को यदि हम छुपा दें तो भी उसके आगे वाला वाक्य भी अपने आप में स्वतंत्र होगा, पूरे वाला भी स्वतंत्र होगा, पूर्ण होगा। उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होते, जो मुख्य उपवाक्य है। अब उपवाक्य क्या है? उपवाक्य किसी बड़े वाक्य का एक अंश जिसका अपना उद्देश्य और विधेय हो, इसे इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं। तो ये उपवाक्य में अपना उद्देश्य भी है और विधेय भी है। तो मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होते। उपवाक्य होते हुए भी उनके अर्थ में उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। वो उपवाक्य है परंतु उसमें पूर्ण अर्थ का, सही अर्थ देने का, अपने बात को स्पष्ट करने का बोध होता है। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। ये संयुक्त वाक्य की पहचान है कि इसमें वाक्य किससे जुड़े होंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से, अव्यय से जुड़े होंगे। जैसे और, एवं, व, तथा, अथवा, या, किंतु, परंतु, इसलिए, अन्यथा। ये इन शब्दों को आप ध्यान में रखें। ये पहचान है कि इसमें क्या प्रयुक्त होंगे? और, एवं, व, तथा। तो इस प्रकार के शब्दों का समुच्चय बोधक अवयवों का यहाँ पर प्रयोग होगा। जैसे बादल छाए और वर्षा होने लगी। तो यहाँ प्रयुक्त और एक समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, एक पद के रूप में प्रयोग हो रहा है। बादल छाए और वर्षा होने लगी। अब किस प्रकार ये संयुक्त वाक्य है? दो वाक्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक मुख्य उपवाक्य और एक दूसरा उपवाक्य। बादल छाए अपने आप में अपनी बात को कहने में सक्षम है, समर्थ है, पूर्ण है। बादल छाए, इसको हमने जोड़ा है और द्वारा, और बाद में लिखा गया है वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी अपने आप में एक पूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व रखता है ये, और दोनों को हमने जोड़ दिया और समुच्चय बोधक द्वारा। दूसरा वाक्य देखिए, रात बीत गई तथा सुबह हो गई। रात बीत गई अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसके बाद लिखा सुबह हो गई भी अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसको हमने जोड़ा है इस तथा के द्वारा। तो तथा यहाँ इस समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। अब तीसरा उदाहरण देखिए, रोहन मुंबई गया व सतीश पंजाब गया। रोहन मुंबई गया अपने आप में स्वतंत्र है, फिर सतीश पंजाब गया भी स्वतंत्र है, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया व समुच्चय बोधक द्वारा। तो ये एक संयुक्त वाक्य बन गया। आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं? तो आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं। आप पहले आराम करेंगे अपने आप में पूर्ण है, स्वतंत्र है, और इसके बाद यदि हम या हटाएं और इसके पीछे का भाग देखें, आपके लिए भोजन ले आऊं, तो ये भी अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाला उपवाक्य है। इस प्रकार हमने इन दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ दिया है या द्वारा। तुम नहीं जा सकती तो सुमित को भेज दो। तो तुम नहीं जा सकती अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, सुमित को भेज दो भी अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो द्वारा। इस प्रकार आपने देखा कि जहां वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा अर्थात समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हों, वहां संयुक्त वाक्य होता है। और किस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों का यहाँ प्रयोग किया जाएगा? और, एवं, व, तथा, अथवा, या, किंतु, परंतु, इसलिए, अन्यथा आदि।
ये पहचान है कि इन शब्दों को आप ध्यान रखेंगे, ये संयुक्त वाक्य के लिए प्रयुक्त होंगे। यदि आपको 2 सरल वाक्य दिए हैं तो उसको संयुक्त वाक्य बनाने के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे। उसने मेहनत नहीं की, फलतः सफलता नहीं मिली। तो उसने मेहनत नहीं की, यहाँ फलतः द्वारा हमने वाक्य को संयुक्त किया है। इसी प्रकार अगला, तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया। तो तुमने मना किया था अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। मैं नहीं आया, यह भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों को हमने इसलिए द्वारा जोड़ दिया, ये ध्यान रखना है। और साथ में ये पहचान है इसकी कि उपवाक्य यानी जिसका अपना उद्देश्य और विधेय हो, दोनों ही तरफ हम देखेंगे कि उद्देश्य भी है और विधेय भी है। इस दूसरी तरफ भी समुच्चय बोधक के दूसरी तरफ भी हम देखेंगे तो यहाँ भी एक उद्देश्य और एक विधेय हमें नजर आएगा। रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक प्रधान मुख्य उपवाक्य होगा और उसके साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। आश्रित का मतलब आधारित, उस पर बेस्ड है, उस पर निर्भर है। स्वतंत्र वाक्य को प्रधान वाक्य तथा शेष उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। एक जो स्वतंत्र वाक्य है वो प्रधान वाक्य कहलाएगा वहां, और बाकी जो उस पर आधारित वाक्य हैं उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इन्हें जोड़ने का काम वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जैसे कि, जब, जिस, जिन, जहां, जो आदि करते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, मुझे मालूम है कि मोहन विद्यालय नहीं गया। तो की द्वारा इसको जोड़ा गया, इस पर आधारित है। मुझे मालूम है कि मोहन विद्यालय नहीं गया। जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूं। ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई। जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं। अब जैसे आप चाहते हैं कि भारत तरक्की करे, यहां आप चाहते हैं प्रधान उपवाक्य है और भारत तरक्की करे आश्रित उपवाक्य है। क्योंकि आप चाहते हैं प्रधान उपवाक्य है, प्रमुख है, स्वतंत्र है, फिर इस पर आधारित है कि भारत तरक्की करे। प्रधानाचार्य ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। प्रधानाचार्य ने बताया यहाँ मुख्य उपवाक्य है और कल विद्यालय में अवकाश रहेगा उस पर आधारित है, आश्रित है। मोहित ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। तो मोहित ने उस युवक को पीटा प्रधान वाक्य, जिसने जेब काटी थी, जेब काटी थी उस पर आधारित है, आश्रित। अगला उदाहरण देखिए, जो पैसे मिले थे वे खर्च हो गए। जो पैसे मिले थे यहाँ आश्रित उपवाक्य है और मुख्य वाक्य है वे खर्च हो गए। तो इस प्रकार आश्रित या गौण उपवाक्य अपने अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य यानी प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है, उस पर आधारित रहता है। इस प्रकार हमने 3 प्रकार के वाक्य पढ़े, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्या पहचान है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय, साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि उद्देश्य यानी कर्ता एक से अधिक हो परंतु क्रिया एक ही रहेगी। संयुक्त वाक्य जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े हों, समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हों। किस प्रकार के शब्द होंगे वो? और, एवं, व, तथा, अथवा, किंतु, परंतु। अब संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों में क्या अंतर है? आप कहेंगे कि यहाँ पर भी
कुछ दो वाक्य जोड़ रहे हैं, यहाँ भी दो वाक्य जोड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के जुड़ने में क्या अंतर है? यहाँ जो दो वाक्य जुड़ रहे हैं वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए हैं, अलग अलग हैं। जैसे बादल छाए और वर्षा होने लगी, तो यहाँ बादल छाए एक वाक्य, वर्षा होने लगी दूसरा वाक्य हो सकता है, और द्वारा हमने इसे जोड़ दिया। अब यहाँ पर मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे के ऊपर आधारित है, उस पर डिपेंड करता है। यदि हम कहें मुझे मालूम है, तो ये वाक्य अस्पष्टता उत्पन्न करने वाला है कि क्या मालूम है, एक प्रश्न चिन्ह उभर कर आता है। मोहन विद्यालय नहीं गया, तो इस प्रकार एक मुख्य उपवाक्य और एक उस पर आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं। जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। अब कहें जो परिश्रम करता है, तो इस प्रकार ये अपूर्णता स्थापित करने वाला है, उसे सफलता मिलती है, ये भी अपने आप में अस्पष्टता उत्पन्न करता है। तो इसमें मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में यही अंतर है कि संयुक्त वाक्य में जो समुच्चय बोधक शब्द जुड़े हैं, उनके अलावा आगे या पीछे यदि हम उन पर उनको हटा दें, उसके स्थान पर पूर्ण विराम भी यदि हम लगा दें, तो वो दो सरल वाक्यों का निर्माण करता है। परंतु मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं है, वो दो वाक्य एक दूसरे पर आधारित हैं। यदि एक को अलग करते हैं तो दूसरे का अपना स्वतंत्र अस्तित्व दिखाई नहीं देगा। अब हम चर्चा करेंगे वाक्य रूपांतरण के विषय में। रूपांतरण यानी रूप का अंतर, रूप को किस ढंग से बदला जा रहा है। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन कहलाता है। जैसे सरल वाक्य को संयुक्त में बदलना, संयुक्त को मिश्र में बदलना या मिश्र को सरल में बदलना। तो इस प्रकार वाक्य का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना वाक्य को वाक्य रूपांतरण कहलाता है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु ध्यान में रखने होते हैं, याद रखने योग्य कुछ बातें हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। पहला है वाक्य के अर्थ में परिवर्तन ना हो। जब हम वाक्य रूपांतरण कर रहे हैं, एक वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदल रहे हैं, तो ध्यान रखने की बात है कि उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वाक्य की बनावट में बदलाव आ सकता है, बनावट में बदलाव आएगा क्योंकि कहीं वो सरल है तो दूसरी जगह हम संयुक्त बना रहे हैं या मिश्र बना रहे हैं, तो इस प्रकार उस बनावट में, उस रचना में अंतर आ जाएगा। तो कहीं वाक्य संक्षिप्त हो सकते हैं तो कहीं पर विस्तृत, कहीं वाक्य छोटा हो जाएगा। यदि हम सरल वाक्य बना रहे हैं तो वो छोटा हो जाएगा, और उसी को यदि हम मिश्र वाक्य बना रहे हैं तो वो विस्तृत रूप धारण कर लेगा। इस प्रकार वाक्यों में परिवर्तन होता है। अब देखते हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य किस प्रकार बनाया जा रहा है। पहला वाक्य है, अध्यापिका के समझाने पर सब बच्चे तैयार हो गए। सरल वाक्य है, अध्यापिका के समझाने पर सब बच्चे तैयार हो गए। अब इसी वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदल रहे हैं, अध्यापिका ने समझाया और सब बच्चे तैयार हो गए। यहाँ पर हमने समुच्चय बोधक का प्रयोग किया है, योजक का प्रयोग किया है, और जैसा कि हमने पढ़ा था कि और, एवं, व, तथा, अथवा, या, किंतु, परंतु, इसलिए, अन्यथा, इस प्रकार के शब्द हम प्रयोग करेंगे जब हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ संयुक्त वाक्य में हमने और शब्द का प्रयोग किया है, अध्यापिका ने समझाया और सब बच्चे तैयार हो गए। दूसरा वाक्य देखिए, वर्षा होने पर मोर नाचने लगा। इसको संयुक्त वाक्य में रूपांतरित किया है, वर्षा हुई और मोर नाचने लगा। अगला हम देखते हैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य किस प्रकार बनाए जाएंगे। सरल वाक्य, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। अब इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर रहे हैं, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। तो इसमें हमने पढ़ा था मिश्र वाक्य की पहचान क्या होगी कि इसमें हम जी, जब, जिस, जिन, जहां, जो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे मिश्र वाक्य बनाने में। तो यहाँ हमने लिखा, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। दूसरा उदाहरण देखिए, परीक्षा देने के बाद मैं लंदन जाऊंगी। एक सरल वाक्य है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है। अब इसको हमने मिश्र वाक्य में रूपांतरित किया, जब मैं परीक्षा दे दूंगी
तब मैं लंदन जाऊंगी। इस प्रकार हमने यहाँ पर जब का प्रयोग किया है। फिर देखते हैं मिश्र वाक्य से सरल वाक्य किस प्रकार बन रहे हैं। जो व्यक्ति गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं, ये मिश्र वाक्य है, यहाँ पर जो का प्रयोग किया गया है। अब इससे सरल वाक्य किस प्रकार बनाया जाएगा, गुणी व्यक्ति को सभी चाहते हैं। तो इस प्रकार जिन समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हमने मिश्र वाक्य बनाने में किया, वो समुच्चय बोधक अव्यय सरल वाक्य रूपांतरित करने पर हट जाएंगे। यहाँ हमने साधारण ढंग से लिख दिया, गुणी व्यक्ति को सभी चाहते हैं। दूसरा वाक्य, जब वह घर पहुंचा तब सभी सो रहे थे। तो ये मिश्र वाक्य है, जब वह घर पहुंचा तब सभी सो रहे थे। इसको हमने सरल वाक्य में रूपांतरित किया है, घर पहुंचने पर उसने सभी को सोता हुआ पाया। तो ये सरल वाक्य में रूपांतरित हो गया है। अगला देखिए, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाने हो तो किस प्रकार बनाएंगे। रात बीत गई तथा सुबह हो गई, ये एक संयुक्त वाक्य है। इसको सरल वाक्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो हम समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ से हटा देंगे और वाक्य में कुछ बदलाव आ जाएगा, जैसे रात बीतने पर सुबह हो गई। दूसरा वाक्य देखिए, मैं घर से बाहर निकला और बारिश होने लगी। सरल वाक्य बनाएंगे इसका, मेरे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। अगला देखते हैं हम, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है। संयुक्त वाक्य है, बारिश शुरू हुई और सब भागने लगे। इसको हमने मिश्र वाक्य में परिवर्तित किया, जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही सब भागने लगे। तो यहाँ जैसे वैसे का प्रयोग कर दिया हमने मिश्र वाक्य बनाने के लिए। अनीता परिश्रमी थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। यहाँ इसलिए द्वारा हमने संयुक्त वाक्य का निर्माण किया है। अब यहाँ देखिए, जब अनीता ने परिश्रम किया तब कक्षा में प्रथम आई। इस प्रकार हमने मिश्र वाक्य बना दिया, जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है, आश्रित है। जब अनीता ने परिश्रम किया तब कक्षा में प्रथम आई। अनीता का परिश्रम उसके प्रथम आने पर आधारित है, या प्रथम आई है वो इसलिए किस कारण से, परिश्रम के कारण, यानी एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित हो रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि वाक्यों का रूपांतरण किस आधार पर किया जाएगा, सरल से संयुक्त या संयुक्त से मिश्र या मिश्र से सरल बनाना। हमने इस प्रकार वाक्य रूपांतरण को जाना। वाक्य रूपांतरण एक प्रकार के वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना। आइए अब हम कुछ और अन्य उदाहरणों के विषय में जानते हैं। आइए देखते हैं कि इन उदाहरणों में हम किस प्रकार सरल वाक्य को संयुक्त में या संयुक्त को मिश्र में परिवर्तित करते हैं। पहला वाक्य है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। इसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करेंगे तो वाक्य बनेगा, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। अब इसी को हम यदि मिश्र वाक्य में परिवर्तित करें तो वाक्य किस प्रकार बनेगा, क्योंकि उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। अगला वाक्य, दिनेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। इसको यदि हमें संयुक्त वाक्य में बनाना है तो हम किस प्रकार बनाएंगे, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करेंगे। दिनेश आ गया अतः सब प्रसन्न हो गए। इसी को यदि हमें मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है तो किस प्रकार वाक्य बनाएंगे, जैसे ही दिनेश आया वैसे ही सब प्रसन्न हो गए।
इस प्रकार हमने एक ही वाक्य को सरल में भी परिवर्तित किया और मिश्र में भी। अगला उदाहरण देखते हैं। आज अधिक वर्षा से मौसम सुहावना हो गया। ये सरल वाक्य है। इसी को यदि हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें तो वाक्य किस प्रकार बनेगा? आज अधिक वर्षा हुई और मौसम सुहावना हो गया। अब यदि इसी वाक्य को हमें मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है तो होगा, चूंकि आज अधिक वर्षा हुई अतः मौसम सुहावना हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं। सरल वाक्य में दिया गया, वह 2 दिन यहाँ रहकर सबका प्रिय हो गया। अब इसे यदि हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो लिखेंगे, वह 2 दिन यहाँ रहा और वह सबका प्रिय हो गया। इसी को मिश्र वाक्य में परिवर्तित किया गया, जब वह 2 दिन यहाँ रहा तब सबका प्रिय हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं हम। सरल वाक्य में दिया हुआ है, सोनम गरीब होते हुए भी ईमानदार है। इसे यदि हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा? सोनम गरीब होते हुए भी ईमानदार है। तो सोनम गरीब है परंतु वह ईमानदार है। मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो, यद्यपि सोनम गरीब है फिर भी या तथापि फिर भी वह ईमानदार है। अगला उदाहरण दिया है संयुक्त वाक्य में। इसका हमें सरल और मिश्र वाक्य बनाना है। रजत बीमार था फलतः वह विद्यालय नहीं गया। इसे सरल वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो, रजत बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गया। इसी को यदि हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो वाक्य होगा, क्योंकि रजत बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। इस प्रकार देखा आपने कि एक ही वाक्य सरल, संयुक्त और मिश्र रूप में परिवर्तित हो सकता है। ध्यान रखना है कि उसको आप किस प्रकार से कर रहे हैं। संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा उसको जोड़ना है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे के ऊपर आधारित होगा, उसके ऊपर आश्रित होगा। इस प्रकार से हम वाक्य का रूपांतरण कर सकते हैं। परीक्षा के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। वाक्य रूपांतरण के लिए प्रश्न आता है। जैसे पहला वाक्य है यहाँ, जो बुद्धिमान है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। उत्तर होगा, बुद्धिमान को मितव्ययी होना चाहिए। इसी प्रकार इसका ख भाग, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। छात्रों ने परिश्रम किया और वे उत्तीर्ण हो गए। इसी का ग भाग, मैंने एक बालक को रोते हुए देखा और उससे रोने का कारण पूछा। मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है।
इसका रूप होगा, जिस बालक को मैंने रोते हुए देखा उससे रोने का कारण पूछा। इस प्रकार का प्रश्न रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण के लिए परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें अधिकतर 3 वाक्य होते हैं और आपको उन्हें परिवर्तित करना होता है, रूप परिवर्तित करना होता है निर्देश के अनुसार, निर्देश के अनुसार जो निर्देश यहाँ दिया गया है कोष्ठक में, उसके आधार पर आप उसका रूप बदलेंगे। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। सभा समाप्त हुई और सब लोग घर चले गए। इसे सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। सभा समाप्त होते ही सब लोग घर चले गए। अगला ख भाग, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। इसका रूप होगा, यह भारत देश है और यह कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका ग भाग, तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही वह सो गया। इस प्रकार ये वाक्य रूपांतरण होगा। एक अन्य प्रकार का प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, जिसमें प्रश्न है, रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों का प्रकार लिखिए। वाक्य प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला वाक्य है, उन विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ जो इस छात्रावास में रहते हैं। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? उन विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ जो इस छात्रावास में रहते हैं। तो जो शब्द यहाँ हमें पहचान बता रहा है कि ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। इसका दूसरा उदाहरण देखिए। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। और पद यहाँ पर दर्शा रहा है कि ये किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी निकल गई थी। यहाँ प्रयुक्त जब से हमें पता चलता है कि यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य। क्योंकि यहाँ एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित हो रहा है। वह खाना खाकर सो गया, सरल वाक्य। वह केवल पढ़ती ही नहीं बल्कि पढ़ाती भी है। तो इस प्रकार कौन सा वाक्य है ये? संयुक्त वाक्य। तो देखा आपने कि क्या आवश्यक है? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य की पहचान और किस प्रकार हम एक वाक्य को दूसरे में परिवर्तित करेंगे, रूपांतरित करेंगे। इन 2 मुख्य बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है।